नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जाने वाले हैं जो काफी पेचीदा है और सच कहूं तो शायद थोड़ा बेचैन करने वाला भी। डार्क साइकोलॉजी। और ये विश्लेषण इस जटिल विषय के कई पहलुओं को खोलता है। खासकर ये समझने की कोशिश करता है कि कैसे कुछ लोग दूसरों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल या नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हाँ, और हमारा मकसद भी यही है कि इस विश्लेषण से मुख्य बातें निकालें, समझें कि ये मैनिपुलेशन मतलब ये जोड़-तोड़ या चालबाजी असल में काम कैसे करती है, और इससे भी जरूरी बात कि हम खुद को इससे बचा कैसे सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जानकारी किसी को मैनिपुलेट करने के तरीके सीखने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि खुद को ऐसी चालों से बचाने के लिए है, क्योंकि जाने अनजाने में कोई भी इसका शिकार हो सकता है ना। क्षण के आधार पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये डार्क साइकोलॉजी आखिर है क्या, और ये उस सामान्य मनोविज्ञान से कैसे अलग है जिसके बारे में हम ज्यादा सुनते हैं। हाँ, तो देखिए, विश्लेषण के मुताबिक डार्क साइकोलॉजी को मैनिपुलेशन और माइंड कंट्रोल की कला और विज्ञान कहा जा सकता है। अब देखिए, सामान्य मनोविज्ञान तो सामान्य मनोविज्ञान तो मानव मन, उसके विचारों और व्यवहार को समझने पर जोर देता है। एक तरह से मन कैसे काम करता है ये समझने की कोशिश है। बिल्कुल। लेकिन डार्क साइकोलॉजी का फोकस उन विचारों, उन भावनाओं और उन व्यवहारों पर होता है जो मूल रूप से आप कह सकते हैं शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं। प्रेडेटरी नेचर। शिकारी प्रवृत्ति, अच्छा। यानी इसमें हम उन तरीकों और तकनीकों को समझते हैं जिनका इस्तेमाल चालाक, स्वार्थी और कभी-कभी सचमुच नुकसान पहुंचाने वाले लोग दूसरों का फायदा उठाने, उन्हें नियंत्रित करने या उन्हें चोट पहुंचाने के लिए करते हैं। ये वो मनोवैज्ञानिक दांव पेच है जिनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। और इन्हीं दांव पेचों में से एक जो आजकल काफी सुनने में आता है और वाकई खतरनाक हो सकता है, वो है गैसलाइटिंग। ओ हाँ, गैसलाइटिंग। इस वीडियो विश्लेषण में इसके इतिहास और काम करने के तरीके पर दिलचस्प जानकारी दी गई है। बताया गया है कि ये शब्द 1938 के एक ब्रिटिश नाटक, हाँ, और फिर 1943 में बनी गैसलाइट नाम की फिल्म से चलन में आया। हाँ, कहानी तो काफी नाटकीय है। अगर संक्षेप में देखें तो फिल्म में एक पति अपनी पत्नी को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो पागल हो रही है। वो जानबूझकर घर की गैस से जलने वाली लाइटों को कभी धीमा करता है, कभी तेज। और जब पत्नी कहती है कि लाइटें टिमटिमा रही हैं, तो वो बड़ी मासूमियत से इनकार कर देता है। वो कहता है, नहीं तो लाइटें तो बिल्कुल ठीक हैं, शायद तुम्हारी आंखों को कुछ धोखा हो रहा है या तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। और यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये कि पत्नी अपने पति पर पूरी तरह निर्भर थी। हाँ, निर्भरता। और उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। इसी भरोसे और निर्भरता का फायदा उठाकर पति धीरे धीरे उसके मन में ये शक डाल देता है कि वाकई उसी के दिमाग में कोई खराबी है। बाप रे। ये उदाहरण दिखाता है कि कैसे किसी व्यक्ति की सच्चाई की धारणा को, उसकी अपनी वास्तविकता को धीरे धीरे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, खासकर तब जब रिश्ते में एक तरफा निर्भरता और गहरा विश्वास शामिल हो। मैनिपुलेटर आपकी समझ पर सवाल खड़े करके आपको भ्रमित कर देता है। और विश्लेषण में सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों जैसे पति पत्नी के बीच गैसलाइटिंग का जिक्र नहीं है। नहीं, बल्कि इसे सामाजिक स्तर पर भी देखा गया है। उदाहरण के लिए, कुछ बनी बनाई धारणाएं, स्टीरियोटाइप्स, जो महिलाओं या तथाकथित निचली जातियों के बारे में फैलाई जाती हैं कि उनमें दुनियादारी की समझ कम होती है या वे निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल। ये भी एक तरह की गैसलाइटिंग ही है ना? जहां एक पूरे समूह को उनकी क्षमताओं पर शक करने के लिए मजबूर किया जाता है। बिल्कुल। और विश्लेषण में धार्मिक कंडीशनिंग का भी उदाहरण है, जहां लोगों को ये यकीन दिलाया जाता है कि उनकी प्रार्थनाएं या उनकी बातें ईश्वर तक सिर्फ किसी खास व्यक्ति या वर्ग के जरिए ही पहुंच सकती हैं। अच्छा। इससे होता यह है कि लोग अपनी सीधी पहुंच या अपनी आध्यात्मिक क्षमता पर ही शक करने लगते हैं। ये सब तरीके व्यक्ति के आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। यानी गैसलाइटिंग का असर ये होता है कि पीड़ित व्यक्ति अपनी ही याददाश्त, अपनी भावनाओं, अपनी समझ पर शक करने लगता है। हाँ, उसे लगने लगता है कि शायद वही गलत है, उसी की सोच में कोई कमी है। हाँ, मैनिपुलेटर लगातार ऐसी परिस्थितियां बनाता है, ऐसी बातें कहता है कि पीड़ित के मन में अपने प्रति संदेह गहराता चला जाए, वो खुद को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर लेता है। इस विश्लेषण में एक और शक्तिशाली रणनीति का जिक्र है, वो है आइसोलेशन। आइसोलेशन, हाँ। यानी किसी व्यक्ति को उसके सपोर्ट सिस्टम, उसके दोस्तों, परिवार और शुभचिंतकों से धीरे धीरे अलग कर देना। ऐसा लगता है कि मैनिपुलेटर्स ये बात बखूबी समझते हैं। बिल्कुल समझते हैं कि अगर किसी पर पूरा नियंत्रण पाना है
तो उसे अकेला करना जरूरी वे है। ऐसा करते इसलिए हैं ताकि जब वे अपने टारगेट का भावनात्मक या किसी भी तरह से शोषण करना शुरू करें तो उस व्यक्ति के पास सलाह लेने, मदद मांगने या अपनी आप बीती सुनाने के लिए कोई ना हो। कोई ना हो। यह आइसोलेशन कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे टारगेट के दोस्तों या परिवार के बारे में झूठ बोलना, उनके मन में शक पैदा करना, अच्छा। या फिर इमोशनल ब्लैकमेल करना कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो उनसे बात नहीं करोगे। असल मकसद होता है पीड़ित को पूरी तरह से मैनिपुलेटर पर निर्भर बना देना ताकि उसकी दुनिया सिमट कर सिर्फ मैनिपुलेटर तक रह जाए। विश्लेषण में एक काल्पनिक उदाहरण भी दिया गया है। मान लीजिए सनी नाम का कोई मैनिपुलेटर है और विक्की उसका टारगेट। तो सनी कैसे धीरे धीरे विक्की के दोस्तों और रिश्तेदारों के बारे में उसके कान बढ़ता है, छोटी छोटी गलत फहमियां पैदा करता है, उन्हें विलन की तरह दिखाता है और दिखाता है कि वो दोस्त है। हाँ, ऊपर से वो ये जताता है कि वो तो विक्की का सबसे बड़ा हिमायती है, उसका भला चाहता है, लेकिन पीठ पीछे वो विक्की को सबसे काट रहा होता है, उसे अकेला कर रहा होता है। ये बड़ी महीन चाल होती है ना? बहुत महीन। और ये सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि विश्लेषण बताता है। अच्छा। धार्मिक कट्टरपंथी गुट या फिर मैकियावेलियन सोच रखने वाले नेता भी इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे समाज में अलग अलग समूहों के बीच नफरत और अविश्वास फैलाते हैं ताकि लोग एक दूसरे से कट जाएं और सही जानकारी या वैकल्पिक विचारों तक उनकी पहुंच न रहे। इससे उन्हें अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में आसानी होती है, यहाँ तक कि दफ्तरों में भी। दफ्तरों में भी? कैसे? हाँ, किसी सहकर्मी तक जरूरी जानकारी ना पहुंचाना, उसे मीटिंग से बाहर रखना, ये भी एक तरह का आइसोलेशन ही है ताकि उसे कमजोर महसूस कराया जा सके। अच्छा, तो गैसलाइटिंग और आइसोलेशन तो पीड़ित को बाहरी और अंदरूनी तौर पर कमजोर करने के तरीके हो गए। लेकिन विश्लेषण एक और तकनीक की बात करता है जिसका इस्तेमाल मैनिपुलेटर अपनी कमियों को छुपाने के लिए करते हैं, वो है प्रोजेक्शन। ये क्या भला है फिर? प्रोजेक्शन? हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक डिफेंस मैकेनिज्म भी है, लेकिन मैनिपुलेटिव लोग इसका इस्तेमाल दूसरों पर कीचड़ उछालने के लिए करते हैं। इसमें होता यह है कि व्यक्ति अपनी खुद की गलतियों, कमियों या उन नकारात्मक भावनाओं को, जैसे गुस्सा, जलन, बेईमानी, स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर मढ़ देता है। दूसरों पर मढ़ देता है? हाँ, वो अपने अंदर की बुराई को सामने वाले में देखता है और उसी पर आरोप लगा देता है। विश्लेषण में इसका एक बड़ा सीधा साधा उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए कोई बॉस है जो खुद अक्सर ऑफिस देर से आता है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। लेकिन अगर उसका कोई कर्मचारी किसी एक दिन थोड़ा लेट हो जाए तो वो बॉस उस पर बुरी तरह बरस पड़ेगा, उसे गैर जिम्मेदार ठहरा देगा, जबकि वो खुद वही काम करता है। बिल्कुल। या फिर जैसा विश्लेषण में बताया गया है, जो इंसान खुद बहुत झूठ बोलता है वो अक्सर दूसरों पर ही झूठ बोलने या बातें छिपाने का आरोप लगाता फिरेगा। अच्छा। इससे उसका अपना झूठ ढक जाता है। रिलेशनशिप्स में तो ये बहुत आम है। हाँ। विश्लेषण इशारा करता है कि अगर कोई पार्टनर रिश्ते में खुद वफादार नहीं है, धोखा दे रहा है, तो बहुत संभव है कि वो उल्टा अपने साथी पर ही शक करेगा, उस पर बेवफाई के इल्जाम लगाएगा। अरे हाँ, इससे होता क्या है कि ध्यान पूरी तरह भटक जाता है। एग्जैक्टली। असली मुद्दा यानी मैनिपुलेटर की अपनी गलती या धोखा तो पीछे छूट जाता है और बेचारा वो व्यक्ति जिस पर झूठा इल्जाम लगा है वो अपनी बेगुनाही साबित करने में लग जाता है। हाँ, डिफेंसिव मोड में। वो पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में चला जाता है। सही कहा। बड़ी चालाकी से खेल पलट दिया जाता है। सही कहा। ये ध्यान भटकाने और जिम्मेदारी से बचने का एक बहुत कारगर तरीका है उनके लिए। वो पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। और जिम्मेदारी से बचने की बात आई है तो झूठ का जिक्र तो होना ही था। बिल्कुल, झूठ। विश्लेषण कहता है कि झूठ बोलना शायद मैनिपुलेटर का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हथियार है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण झूठ बोलने के भी दो मुख्य प्रकार बताता है। हाँ, दो तरह के झूठ। एक है लाई बाय द कमीशन और दूसरा लाई बाय द ओमिशन। इनमें क्या फर्क है? देखिए, लाई बाय द कमीशन तो सीधा सीधा खालिस झूठ बोलना है। अच्छा, मतलब साफ झूठ। हाँ, जैसा कि विश्लेषण में कृष्ण जी का मक्खन ना खाने का बहाना बनाने वाला उदाहरण दिया गया है, ये साफ झूठ था, सच को पूरी तरह से नकारना। लेकिन लाई बाय द ओमिशन ये ज्यादा सूक्ष्म है और शायद ज्यादा खतरनाक भी। खतरनाक कैसे? इसमें मैनिपुलेटर तकनीकी रूप से सच बोल रहा होता है, लेकिन वो जानबूझकर कहानी का कोई बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा या जानकारी छिपा लेता है। वो सच का सिर्फ उतना ही हिस्सा बताता है जिससे सुनने वाला पूरी तरह से गलत मतलब निकाले या गुमराह हो जाए। अच्छा, जैसे कोई सेल्स पर्सन
किसी प्रोडक्ट के सिर्फ फायदे गिनाता रहे और उसके संभावित नुकसान या साइड इफेक्ट्स का जिक्र ही ना करे। हाँ बिल्कुल, परफेक्ट उदाहरण है ये। या फिर कोई व्यक्ति किसी लड़ाई झगड़े का किस्सा सुनाए तो सिर्फ दूसरे की गलतियां बढ़ा चढ़ाकर बताए और अपनी तरफ की कोई भी कमी या गलती पूरी तरह से गोल कर जाए। बिल्कुल सही समझे। विश्लेषण में फिर से वो सनी और विकी वाला उदाहरण आता है। हाँ, वो वाला। सनी बड़े एहसान जताने वाले अंदाज में बताता है कि उसने विक्की को अपना एटीएम कार्ड दे रखा है। सुनने वाले को लगेगा कि सनी कितना दरिया दिल है, विक्की का सारा खर्चा उठा रहा है। हाँ, यही लगेगा। लेकिन वो ये जरूरी जानकारी छिपा लेता है कि कार्ड देने के पीछे उसकी क्या शर्तें थीं या विक्की भी किसी और तरह से योगदान कर रहा था। वो इस गलतफहमी को पनपने देता है, उसे दूर नहीं करता, क्योंकि इससे उसे फायदा मिल रहा है, उसे महान दिखने का मौका मिल रहा है। वाह, मतलब आधा सच बताकर पूरा झूठ परोस देना। ये तो वाकई पकड़ना मुश्किल होता होगा, क्योंकि सामने वाला तो सच ही बोल रहा होता है। बस अधूरा सच। हाँ, बस अधूरा सच। हाँ, ये इसकी खासियत है। ये बहुत चालाकी भरा होता है और अक्सर भरोसे का फायदा उठाकर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, झूठ से आगे बढ़ते हैं। विश्लेषण में एक और पैटर्न का जिक्र है जिसे विक्टिम कार्ड खेलना या दोषारोपण, मतलब ब्लेम गेम कहा गया है। हाँ, विक्टिम कार्ड। ऐसा लगता है कि मैनिपुलेटर्स अपनी करनी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने में माहिर होते हैं। ये भी जिम्मेदारी से बचने का एक क्लासिक तरीका है। मैनिपुलेटर्स अक्सर जब फंसने लगते हैं या उन्हें अपनी गलती माननी पड़ती है तो वो खुद को ही पीड़ित यानी विक्टिम की तरह पेश करने लगते हैं। अच्छा। वो माहौल ऐसा बना देते हैं जैसे उनके साथ ही नाइंसाफी हुई है या उन्हें परिस्थितियों ने मजबूर किया। विश्लेषण में एक उदाहरण है कि पत्नी घर छोड़कर चली जाए और जब वापस आए तो कहे कि वो तो घर के लोगों के ताने या बुरे बर्ताव से परेशान होकर गई थी। हाँ, यहाँ वो खुद को पीड़ित दिखा रही है, भले ही जाने का कारण कुछ और रहा हो। ठीक। हाँ, या फिर दूसरा पहलू है पीड़ित को ही दोषी ठहरा देना। जैसे विश्लेषण में बताया गया कि कोई पति अगर पत्नी पर हाथ उठाए और फिर कहे तुम्हारी बातों ने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया कि मुझसे ये हो गया, तुमने मुझे मजबूर किया। ये तो बहुत गलत है। बिल्कुल। यहाँ वो अपनी हिंसा की जिम्मेदारी लेने के बजाय पीड़ित को ही उसका कारण बता रहा है। विश्लेषण इसे प्लेइंग द ब्लेम गेम कहता है और ये मैनिपुलेटिव लोगों की एक खास पहचान है। पहचान है। हाँ, दूसरों पर दोष मढ़ो, खुद साफ बच निकलो और असली पीड़ित को अपराध बोध या सफाई देने की स्थिति में डाल दो। ये सारी तकनीकें सुनकर तो मन काफी विचलित हो जाता है। हाँ, होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कुछ खास तरह के लोग होते हैं जो इन मैनिपुलेटर्स का निशाना आसानी से बन जाते हैं? क्या विश्लेषण इस बारे में कुछ बताता है? हाँ, विश्लेषण इस पर भी रोशनी डालता है कि कुछ खास तरह की कमजोरियां या व्यक्तित्व के पहलू लोगों को मैनिपुलेशन के प्रति ज्यादा संवेदनशील बना सकते हैं। जैसे कि मुख्य रूप से वो लोग जो भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं, मतलब इमोशनली इनसिक्योर, जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, जो अपनी कीमत नहीं पहचानते। और कौन? वो लोग भी जो दूसरों को खुश करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। अच्छा, पीपल प्लीजर्स। हाँ, जिन्हें ना कहना नहीं आता या जिन्हें ये डर लगा रहता है कि कहीं उनकी किसी बात या काम से दूसरे लोग निराश न हो जाएं। फेयर ऑफ डिसअपॉइंटिंग अदर्स। इसके अलावा जो लोग अकेलेपन से बहुत डरते हैं, फेयर ऑफ लोनलीनेस, और किसी भी कीमत पर रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं, या फिर जो लोग बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, हाईली सेंसिटिव या समानुभूति रखने वाले, मतलब एम्पैथेटिक होते हैं। एम्पैथेटिक लोग भी। हाँ, जो दूसरों के दुख दर्द को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। मैनिपुलेटर्स अक्सर उनकी इसी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। अच्छा, तो एम्पैथी भी एक वल्नरेबिलिटी बन सकती है। हाँ, अगर हद से ज्यादा हो और सामने वाले की नीयत पहचानने में चूक हो जाए। इसके अलावा जैसा विश्लेषण बताता है, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी वाले लोग। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी? हाँ, यानी जो अपने छोटे बड़े फैसलों और जरूरतों के लिए दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं, वो भी आसान निशाना बनते हैं। मैनिपुलेटर्स इन कमजोरियों को बड़ी बारीकी से पहचानते हैं और फिर उन्हीं का इस्तेमाल करके अपना जाल बुनते हैं। तो आज हमने इस विश्लेषण के जरिए डार्क साइकोलॉजी की धुंधली और कहना चाहिए खतरनाक दुनिया की एक झलक देखी। बिल्कुल। गैस लाइटिंग से लेकर आइसोलेशन, प्रोजेक्शन, झूठ बोलने के महीन तरीके और विक्टिम कार्ड खेलने जैसी कई तकनीकों को समझा, जिनका जिक्र इस सामग्री में किया गया है। और मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस विश्लेषण से निकल कर आती है वो ये है कि इन तकनीकों के बारे में सिर्फ जान लेना,
इनके प्रति जागरूक हो जाना ही इनसे बचाव का पहला और सबसे अहम कदम है। बिल्कुल। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है तो आप बचाव कैसे करेंगे? सही बात है। और बचाव के लिए और क्या जरूरी है, इस पर विश्लेषण क्या कहता है? विश्लेषण कुछ और जरूरी बातों पर जोर देता है, जैसे अपनी गट फीलिंग। गट फीलिंग? हाँ, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना। अगर किसी व्यक्ति या स्थिति को लेकर अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा तो उस भावना को नजरअंदाज न करना। इंट्यूशन। हाँ, अपनी सीमाओं मतलब बाउंड्रीज को स्पष्ट रूप से तय करना और उन्हें सख्ती से लागू करना। बाउंड्री सेट करना? हाँ, यानी ये तय करना कि आप किस हद तक दूसरों को अपने जीवन में दखल देने देंगे और कहाँ रेखा खींचेंगे। और सबसे बढ़कर अपनी सेल्फ स्टीम, अपने आत्मसम्मान को लगातार मजबूत बनाने पर काम करना। जब आप अपनी कीमत जानते हैं तो दूसरों के लिए आपको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। विश्लेषण में खुद को बचाने के कुछ और तरीके भी सुझाए गए हैं, जैसे अपनी सच्चाई को स्वीकार करना, भले ही वो मुश्किल हो। हाँ। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करना, क्योंकि मैनिपुलेटर्स अक्सर इसी तुलना का फायदा उठाते हैं। किसी भी भड़काऊ स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुककर सोचना। बिल्कुल, रिएक्ट करने से पहले सोचना। पर्सुएटिव बनना यानी बिना गुस्साए या डरे अपनी बात को शांति से लेकिन मजबूती से रखना सीखना। ये सब अपने आप में काफी गहरे विषय हैं, ना? हाँ, बिल्कुल है। जिन पर शायद भविष्य में और बात की जा सकती है। बिल्कुल। और इन सब जानकारियों के बाद श्रोताओं के लिए एक विचारणीय बिंदु ये हो सकता है, इन मैनिपुलेशन की तकनीकों और पैटर्न को जानने के बाद क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में होने वाली बातचीत, रिश्तों या सामाजिक स्थितियों को थोड़ी अलग नजर से देख सकते हैं? एक नई नजर से। सवाल ये नहीं है कि हम हर किसी पर शक करने लगें, वो भी ठीक नहीं है। हाँ, वो भी गलत है। बल्कि ये कि क्या हम इन पैटर्न को, अगर वे मौजूद हैं, तो ज्यादा सजगता से पहचान सकते हैं। ये आत्मचिंतन शायद हमें ज्यादा जागरूक और सुरक्षित बना सकता है। वाकई ये सोचने वाली बात है। जागरूकता शायद सबसे बड़ा बचाव है। आज के लिए इस गहरी पड़ताल में इतना ही। हाँ। उम्मीद है ये जानकारी समझने में मददगार होगी।